मेरा नाम पूनम है। मेरा जन्म जब से हुआ था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानियों भरी ज़िंदगी ही जी थी। मैं उस दिन की कल्पना करके अपने आप को तसल्ली देती रहती थी, जब मेरी शादी होगी और मेरा पति मुझे वो सारी खुशियाँ देगा, जिसके बारे में मैं सोच-सोच कर खुश होती रहती हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह पर रहती थी, वहाँ गरीब लोग ही रहते थे। लेकिन मैंने देखा था कि उनकी बेटियाँ जब भी अपने ससुराल से अपने पतियों के साथ वापस आती थीं, तो वो बहुत खुश होती थीं, क्योंकि उनके पति उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे और उनके पास ऐशो आराम की भी कोई खास कमी नहीं होती थी। हालांकि मैंने देखा था कि शादी के बाद बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी मैं अपना घर बसाने के खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। कम से कम कोई तो मेरी जिंदगी में ऐसा होता जो मेरी परवाह करता, मुझे प्यार करता और मेरे लिए सुख सुविधाएं जुटाता। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मुझे मेरे मामा मामी ने ही पाला था। शुरू शुरू में जब मुझे मामा अपने साथ अपने घर लेकर गए थे, तो मेरी मामी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी। लेकिन फिर बाद में मैं धीरे धीरे उनके लिए बोझ बन गई थी। इसीलिए वो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, जिस वजह से मामी ने मामा के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि अपनी भांजी की शादी जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं, उतना ही बेहतर रहता है। जबकि मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त थी, वो अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई करना और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। खाली शादी ब्याह कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उसे देख देख कर ही मेरा भी मन करता था कि मैं भी नौकरी करूं, लेकिन मेरी मामी तो मुझे ठीक से पढ़ने लिखने ही नहीं देती थी। पर फिर भी मैं उनसे छुप छुप कर अपने पढ़ने के लिए समय निकाल लिया करती थी। और अगर कभी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती, तो उसमें मेरी सहेली मेरी बहुत मदद करती थी, जिस वजह से मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे आते थे। लेकिन फिर जब मेरी मामी ने मेरी शादी जल्दी ही करवाने की जिद पकड़ ली, तो फिर मामा ने भी मजबूर होकर मेरे लिए फटाफट से एक रिश्ता देखा और जल्दी जल्दी ही मेरी शादी कर दी गई। उन्हें तो इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने लड़के का बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया था। अभी मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की ही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति तो 30 साल का था। वैसे तो मेरे मामा को ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी मामी ने जबरदस्ती उन पर दबाव बनाकर मेरी शादी यहाँ पर करवा दी थी और उन्हें ये समझा दिया था कि पूनम इस घर में बहुत खुश रहेगी। मामी के समझा देने की वजह से मेरे मामा भी उनकी बात पर राजी हो गए थे। इसी वजह से इस घर में शादी करके मैं आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद तो मैं जो कुछ झेलूंगी, उसके बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कहाँ तो मैं एक खूबसूरत जिंदगी की कल्पना कर रही थी और कहाँ मुझे रिश्तों के ऐसे रंग देखने को मिलेंगे जो रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार कर देंगे। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे, लेकिन मेरे ऊपर इस घर के काम की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। आज मेरे सर में सुबह से ही बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं घर का सारा काम करते करते बहुत थक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात का था कि इस घर में कोई मेरा हाल चाल भी पूछने वाला नहीं था। सर में दर्द की वजह से जब मैं अपने लिए कड़क चाय बनाने के लिए किचन में गई, तो मैंने देखा कि ना तो वहाँ पर चीनी मौजूद थी और ना ही चाय की पत्ती। दोनों ही डिब्बे बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मुझे इस वक्त चाय की बहुत ज़बरदस्त तलब लगी हुई थी और सर दर्द की वजह से मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में जाकर अपनी सास से कहती हूँ, तो वो बाजार से सामान ले आएंगी। मैं तुरंत ही उनके कमरे में गई और कहा, माँ जी, किचन में राशन की काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, वो भी ख़त्म होने वाली हैं। इसीलिए मैं एक लिस्ट बना देती हूँ और आप सारा सामान मंगवा लीजिए। मेरी बात सुनते ही मेरी सास मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है? मेरे पास क्या पैसों का खजाना गड़ा हुआ है, जो मैं तुम्हारे हुक्म देते ही फ़ौरन से नोटों की गड्डियाँ निकाल कर सामने रख दूँ? मेरे पास अब कोई पैसे नहीं हैं। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि अपने घर से जब ब्याह कर यहाँ आई थी, तो कम से कम कुछ लेकर ही आती। एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी तुम्हारे मामा ने
और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। अरे, तो मैं अपने घर की बहू बना कर के तो मेरी किस्मत ही फूट गई। कहाँ मैंने सोचा था कि बहू आएगी तो ढेर सारा दहेज लाएगी, अच्छा अच्छा सामान लाएगी, लेकिन बहू तो कंगालों की तरह बस दो जोड़ी कपड़ों में ही मुंह उठाकर बेशर्मों की तरह चली आई। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, इसीलिए जब पैसे आएंगे घर में राशन तभी भरवाया जाएगा। सास की इतनी जली कटी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू टप टप करके गिरने लगे। मैं तुरंत ही भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरी शादी को इतने महीने हुए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जो मेरी सास ने मुझे ताने नहीं दिए हों। यहाँ तक कि मैंने शादी के बाद पहली बार राशन भरवाने की बात उनसे कही थी। अभी तक पिछले 2 महीने से जो राशन उन्होंने खरीद कर किचन में रखवाया था, उससे ही मैं जैसे तैसे काम चला रही थी। लेकिन ये सब कुछ मेरी सास को तो दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इस घर में मेरी सास और जेठ ही वो लोग थे जो पैसा कमा कर लाते थे। मेरा पति तो एक नंबर का निकम्मा आदमी था। वो दिन भर बस घर से बाहर आवारागर्दी करता रहता था। जब वो खुद एक पैसा कमाकर लाता नहीं था तो फिर मैं उससे पैसे कहाँ से मांगती। इसीलिए मजबूरन मुझे हर ज़रूरत के लिए अपनी सास के पास ही जाना पड़ता था। मेरी सास नर्स का काम करती थी। शादी के बाद जब उनके बच्चे हो गए और कुछ ही समय के बाद उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने नर्स की नौकरी करना शुरू कर दिया था। वो ज़्यादातर डिलीवरी का काम ही करती थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो जब भी किसी की डिलीवरी करने जाती थी तो जेठ जी उनके साथ में जाते थे। मुझे इसकी वजह समझ में ही नहीं आती थी कि किसी की डिलीवरी के लिए मेरे जेठ सास के साथ भला क्यों जाते हैं, जबकि उन्होंने तो नर्स वाला कोई काम भी नहीं सीख रखा था। मुझे अब इन लोगों पर शक होने लगा था। इसीलिए मैं इन लोगों की बातों पर अब ध्यान देने लगी थी। दरअसल मेरे जेठ की पत्नी का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था और तब से मेरे जेठ ने शादी नहीं की थी। वो अपनी माँ के साथ ही रहते थे और उनके साथ डिलीवरी करवाने के लिए जाते थे। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक आदमी आया। उससे मेरी सास चुपके से मिलने गई, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगी कि तुम्हें यहाँ घर में आने की क्या ज़रूरत थी। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस पर वो आदमी मेरी सास से कहने लगा कि खबर इतनी बड़ी है कि मैं क्या करता, क्योंकि अब फिर से डिलीवरी होने वाली है। उस आदमी की बात सुनकर मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगी कि तुमने खबर तो बहुत ही अच्छी सुनाई है। ठीक है, जब मुझे निकलना हो तो बता देना, मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और फिर वो तुरंत ही दौड़ती हुई जेठ जी के कमरे में गई। मैं भी पीछे से जेठ जी के कमरे की खिड़की के पास छुपकर खड़ी हो गई। मेरी सास जेठ से बोली, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बहुत टाइम से तू तड़प रहा था ना, अब तेरी इस तड़प को शांत करने का मौका तुझे मिलने वाला है। इस पर मेरे जेठ तुरंत ही उछलकर उठकर खड़े हो गए। कहने लगे, क्या माँ, सच में? क्या फिर से मुझे कोई औरत? तभी मेरी सास जेठ से बोली, हाँ, बस कुछ ही दिनों में तेरा काम हो जाएगा। मैं तुझे कहती थी ना कि तू इतना परेशान ना हुआ कर, लेकिन तुझे तो तसल्ली ही नहीं है। इस पर मेरे जेठ कहने लगे, क्या करूँ माँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता। तुम सच में मेरी बहुत अच्छी माँ हो, जो मेरी हर ख्वाहिश को समझ जाती हो। मेरी सास जेठ से कहने लगी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अब तू शादी कर ले, आखिर कब तक ये सब करता रहेगा। तो मेरे जेठ कहने लगे कि मैं अब शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, बल्कि मुझे तो ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा है। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो दोनों माँ बेटे न जाने किस तरह की बातें कर रहे थे और कौन सी ऐसी साजिश थी जिसको अंजाम देने के लिए वो दोनों तड़प रहे थे, और ऐसी कौन सी मेरे जेठ की इच्छा थी जो पूरी होने वाली थी। मैंने छुप कर उन लोगों की बातें सुन ली थी, जिससे मुझे ये तो आइडिया हो गया था कि ये लोग ज़रूर किसी औरत की डिलीवरी करवाने जाने वाले हैं। लेकिन अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर मेरे जेठ का भला क्या काम और जेठ की कौन सी तड़प पूरी होने वाली थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास और जेठ जी थे। मेरे ससुराल का घर भी बहुत छोटा था। जैसे तैसे मैं यहाँ पर गुजारा कर रही थी। जिस तरह से मेरी शादी के बाद के दिन गुजर रहे थे, मेरे सामने हर बीते दिन के साथ मेरे ससुराल वालों की हकीकत आने लगी थी। इस घर में कोई भी नहीं कमाता था। मेरी सास के अलावा जेठ जी तो बस उनके साथ में जाते थे और सास ही उन्हें खर्चा पानी देती रहती थी, और मेरा पति तो कोई काम नहीं करता था।
पिछले 2 महीने में मेरी सास ने बस एक ही डिलीवरी की थी और अभी तक उन्हें उसके पैसे भी नहीं मिले थे, जिसकी वजह से हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया था और हम लोगों के लिए भूखे रहने की नौबत भी आ चुकी थी। मेरी सास ने अपने छोटे बेटे को तो कोई भी काम करना नहीं सिखाया था, बल्कि और मेरे पति को सर पर चढ़ाकर हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया था। मेरा जेठ भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी हरकतें थीं जिस वजह से मुझे उससे बहुत डर लगता था। इस घर में किसी की भी कोई इज्जत नहीं थी, हर कोई बस अपनी मन मर्जी से ही जी रहा था, लेकिन बस मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थीं। मैं तो इस घर में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। मेरी सास ने मुझे उनके सारे कपड़े अलमारी में ठीक से तह करके लगाने का हुक्म दिया था। मैं अभी वही कर रही थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा बजाया, तो सास ने कहा कि जाओ, जाकर देखो कि दरवाजे पर कौन आया है। मैंने फौरन अपनी सास को आज्ञा का पालन किया और दरवाजे पर जाकर पूछा कि कौन है, तो मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझसे कहा कि मैं अमित हूँ और मुझे सिस्टर अनीता से मिलना है। मैंने कहा जी बताइए, मैं उनकी बहू हूँ। तो वो कहने लगा, दरअसल उनके कुछ पैसे मेरे पास थे, मैं वही उन्हें देने के लिए आया हूँ। ये पिछली डिलीवरी का पेमेंट है जो आज हुआ था, बस वही देने के लिए आया हूँ। उस आदमी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहने लगा कि ये आप सिस्टर अनीता को दे देना। मैंने हाँ जी कहते हुए सिर हिला दिया था और उस लिफाफे को फौरन ही हाथ में पकड़े हुए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस लिफाफे का वज़न मुझे कुछ ज़्यादा ही मालूम हो रहा था, इसीलिए मेरे मन में एक बार आया कि मैं इसे खोलकर देखती हूँ कि इसमें कितने पैसे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने लिफाफे को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी मेरे हाथ पर मेरी सास ने जोर से मारा और मेरे हाथ से लिफाफा छीन लिया और वो मुझे घूर कर देखने लगी और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस लिफाफे को खोलकर देख रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो बस इसे आपके पास ही लेकर आ रही थी। वो कहने लगी, मुझसे ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी और सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी सास की धमकी सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं तुरंत ही दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उस लिफाफे के वजन से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें थोड़े बहुत पैसे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसमें तो मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ थीं। लेकिन सिर्फ एक डिलीवरी के पेमेंट में इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ कैसे मिल सकती हैं? मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है। मैं इस सब के बारे में ज़्यादा ही सोच रही हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। भला सिर्फ एक डिलीवरी का इतना पेमेंट कोई किसी को क्यों देगा? लेकिन मेरी सास ने जिस अंदाज से मेरे हाथ से उस लिफाफे को खींचा था और वो मुझे उसके अंदर देखने से मना कर रही थी, उससे मुझे अब अपनी सास पर शक हो रहा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। फिर जैसे ही शाम हुई तो मेरी सास और जेठ जी दोनों ही घर का राशन लेने के लिए चले गए थे और घर वापस आने पर दोनों लगभग 5 महीने का राशन लेकर आए थे। साथ ही दोनों माँ बेटे अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी करके लाए थे। वो इस सारे सामान को सीधा अपने कमरे में लेकर गए, लेकिन फिर भी मैंने उनके शॉपिंग बैग्स को देख लिया था। मैंने आज तक अपनी सास और जेठ को कभी भी कोई साधारण चीज़ का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, बल्कि वो दोनों हमेशा से ब्रांडेड कपड़े ही पहनते थे। और तो और मेरे जेठ के पास बहुत महंगे महंगे परफ्यूम होते थे, जिनको देखकर मैं हमेशा ये सोचती थी कि आखिर इनके पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें कहाँ से आती हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है मेरी सास के अलावा। लेकिन वो भी तो सिर्फ एक मामूली सी नर्स हैं, जो कि कभी कभी ही डिलीवरी करने के लिए चली जाती हैं, और इस काम में इतने पैसे तो नहीं आते कि कोई भी इंसान इतनी महंगी चीज़ खरीद सके, बल्कि डिलीवरी के पैसों से तो मुश्किल से महीने का राशन भी पूरा नहीं आएगा। मेरी सास अक्सर जब भी पैसा आता था तो उसे दोनों हाथों से लुटा दिया करती थी, और जब तक अगली बार डिलीवरी से पैसे नहीं आ जाते थे तब तक हम लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते थे और कई बार तो भूखे रहने की नौबत भी आ जाती थी। मेरा पति कभी कोई काम नहीं करता था, बल्कि वो तो हर वक्त ही नशे में धुत रहता था। शादी के शुरू शुरू के दिनों में मैंने अपने पति पवन को समझाने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैंने अपनी सास से भी कहा था कि वो अपने छोटे बेटे को समझाए ताकि वो नशा छोड़ दे।
लेकिन मेरी बातों का ना तो मेरे पति पर कोई असर हुआ था और ना ही मेरी सास पर। उन्होंने अपने छोटे बेटे को समझाने की कोशिश भी नहीं की थी। जब मैंने अपने जेठ से इस बारे में बात की तो जेठ जी भी उल्टा अपने भाई का ही साथ देने लगे थे। मेरे ऐसा करने की वजह से मेरे पति ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मैं इस बारे में कई बार अपनी सास से शिकायत की कि पवन मुझे हर रोज ही जानवरों की तरह मारता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास उल्टा मेरी ही बेइज्जती करने लगी और मुझसे कहती कि आखिर तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो जो तुम्हारा पति तुम्हें मारने पर मजबूर हो जाता है। मेरी सास तो अपने बेटे को समझाने की बजाय मुझसे ही उल्टा लड़ने लग जाती थी और वो हमेशा ही अपने छोटे बेटे की साइड लिया करती थी। उनके इसी लाड़ प्यार ने ही तो पवन को बिगाड़ दिया था। लेकिन वो समझती थी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। वो मुझसे कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे ये बात शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी, जब मेरी सास ने आकर मुझ पर हुक्म चलाते हुए कहा था कि उठो और जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बनाकर तैयार करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे जेठ की भी आवाज़ आई थी, जिन्होंने कहा कि और मेरे लिए भी जूस बना देना। मेरी सास कहने लगी, सुबह के टाइम पर थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है जहाँ पर तुम दोपहर दोपहर तक सोती रहो। अपनी ज़्यादा सोने वाली आदत को अब बदल दो। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसीलिए मुझे भूख लग जाती है। मेरे जेठ भी कहने लगे और मुझे भी सुबह सुबह भरपूर नाश्ता करने की आदत है। अपने जेठ की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो आपकी पत्नी खुद ही आपके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया करेगी। इतनी बात पर मेरी सास ने तुरंत ही मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ इतनी बदतमीजी के साथ बात करने की। मैं अपनी सास के इस तरह से पेश आने पर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि जल्दी से माफ़ी मांगो मेरे बेटे से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी सास से डर लगने लगा था और मैंने डर की वजह से अपनी सास की बात मान ली, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि पूरे घर में मेरी सास और जेठ की ही चलती है। इनके अलावा तो घर में कोई भी पर नहीं मार सकता था। अब मेरी सास ने सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही सौंप दी थी। हर छोटे बड़े काम से लेकर सब कुछ मैं ही देखा करती थी और वो दोनों अपनी ही अलग खिचड़ी पकाते रहते थे। उस घर में मुझ पर कोई तरस खाने वाला नहीं था, क्योंकि उन लोगों को तो मेरे रूप में एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी और उन्होंने मेरा खूब फायदा भी उठाया था। इसी सब के चलते वो लोग मेरे ऊपर अत्याचार करने लग जाते थे। अपने लिए तो मेरी सास इतने महंगे महंगे कपड़े और ना जाने क्या क्या लेकर आती थी, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे एक जोड़ी नए कपड़े भी लाकर नहीं दिए थे। और मेरा पति, उसे तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ और क्या करती हूँ। वो तो सिर्फ अपने आप में ही बिजी रहता था। मेरी सास अक्सर मुझे पुराने कपड़े न जाने कहाँ से लाकर दिया करती थी और बात बात पर मेरी बेइज्जती करती थी। मेरा पति भी मुझे कोई खास मुंह नहीं लगाता था। अब तो मैं हर वक्त दिल ही दिल में अपने भाग्य को कोसती रहती थी कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी शादी मेरे पति के साथ हो गई, क्योंकि उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी चैन की सांस तक नहीं ली थी। कहाँ तो मैं ये सोचती थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, बल्कि यहाँ तो उल्टा खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह से गायब ही हो गई थी और सिर्फ आंसू ही रह गए थे जो हमेशा मेरी आंखों में आते रहते थे। यहाँ तो मेरे दिल का हाल जानने वाला कोई भी नहीं था। शादी से पहले कम से कम मेरी सहेली तो मेरे पास थी, जिससे मैं अपनी दुख तकलीफ़ों को बांट लिया करती थी, और वहाँ पर मुझ पर जुल्म करने वाली सिर्फ मेरी मामी थी। लेकिन यहाँ तो ये 3-3 राक्षस बैठे हुए थे। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं वापस मामा के पास चली जाऊं और अपने पति से डाइवोर्स ले लूं, क्योंकि क्या फ़ायदा है ऐसे घर में रहने का जहाँ पर आपकी इज्जत भी ना हो। जबकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी ताकि इन लोगों को कैसे भी खुश रख सकूं, लेकिन फिर भी इन लोगों के दिल में मेरे लिए कोई रहम नहीं आता था। और अब मैं इन सारे हालातों से बहुत तंग आ चुकी थी। जब कभी भी मेरी फ़ोन पर मेरे मामा जी से बात होती तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में बता देती थी, क्योंकि मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने मामा जी को बताया था
कि ये सब लोग मिलकर मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बावजूद ये लोग मुझसे कभी खुश नहीं होते। और पवन, वो तो हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। वो तो घर पर जब भी आता है तो नशे की हालत में ही होता है। लेकिन मेरी बातें सुनकर मामा जी हमेशा मुझे तसल्ली देते थे और मुझे ही समझाने लगते थे कि बेटी, अब जो होना था वो तो हो गया, इसीलिए अब तुम सब्र करना सीख लो। भगवान ने अगर चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते थे और मैं यही सोचती थी कि काश अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो लोग इस सब में मेरा साथ देते और मुझे इस दलदल से निकाल लेते। उनके ना होने पर मेरा हाल कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने तो मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। मैं दिल ही दिल में ये सोचने लग जाती थी कि पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा, और जब तक ये ठीक होगा पता नहीं मैं जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे जीते जी तो इन लोगों का सुधार नामुमकिन लग रहा था मुझे। धीरे धीरे मेरी उस मोहल्ले की कुछ औरतों से बातें होने लगी थी और फिर उनके मुंह से मैंने अपने जेठ के बारे में जो बात सुनी, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मोहल्ले की एक औरत ने मुझे दबी जुबान से बताया कि मेरे जेठ तो अब तक 3 शादियां कर चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि मैंने तो सुना था कि जेठ की एक ही शादी हुई थी और वो भी उनकी पत्नी किसी बीमारी के चलते खत्म हो गई थी। लेकिन उस औरत ने कहा कि तुम्हारा जेठ बहुत ही जालिम इंसान है। उसने जितनी बार भी शादी की उतनी बार उसने अपनी पत्नियों पर अपनी ख्वाहिशों के लिए ऐसा जुल्म ढाया कि उनकी जान ही चली गई। वो उसके जुनून को झेल ना सकी और बेचारियों ने दम तोड़ दिया था। पहली पत्नी के साथ जब ये सब हुआ तो तुम्हारी सास ने जेठ को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा तुम्हारी जेठानी के घर वालों को उन्होंने कोई पट्टी पड़ा दी और झूठा इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारी बेटी ही बीमार थी, इसीलिए वो झेल ना सकी और मर गई। बेचारे वो लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए वो इन लोगों के खिलाफ कुछ भी ना कर सके। और फिर अगली 2 बार भी तुम्हारी बाकी की जेठानियों के साथ भी यही हुआ। उनके घर वाले भी गरीब थे, इसीलिए वो भी तुम्हारे जेठ के खिलाफ कोई सख्त कदम ना उठा सके और इसीलिए तुम्हारे जेठ की हिम्मत एक एक करके इतनी बढ़ती चली गई। फिर उसने अपनी तीनों पत्नियों के साथ वही किया और उनकी जान चली गई। तुम्हारी सास ने जेठ की तीसरी पत्नी की मौत के बाद बहुत कोशिश की कि उनके बड़े बेटे की चौथी शादी हो जाए, लेकिन तब तक इन लोगों की ऐसी करतूत के बारे में सबको पता चल चुका था। इसीलिए किसी भी गरीब इंसान तक ने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे जेठ के हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया और अब कोई भी उनकी तरफ देखता तक नहीं। लेकिन ये लोग अपने गुरूर में इतने अंधे हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मेरा बेटा तो अब शादी करना ही नहीं चाहता है, जबकि असलियत ये है कि तुम्हारे जेठ ने अपनी तीनों पत्नियों की जान ले ली। भला कौन इंसान अपनी बेटी का हाथ ऐसे जानवर के हाथ में देगा? उस औरत के मुंह से अपने जेठ और सास की पूरी सच्चाई सुनने के बाद मेरी तो हवाइयां ही उड़ गई थीं। इसका मतलब ये लोग तो उस हद तक जालिम थे जिसकी कल्पना मैंने अभी तक नहीं की थी। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरे जेठ अपनी मर्जी से ही अब शादी नहीं करना चाहते, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। न जाने उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ ऐसा क्या जुल्म ढाया था कि वो बेचारी बर्दाश्त ना कर सकी। भला ऐसा भी कोई आदमी अपनी पत्नियों के साथ करता है कि अपने जुनून की खातिर उनकी जान ही ले ले? अब तो मुझे इन लोगों से और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन साथ साथ नफरत भी हो रही थी, क्योंकि ये लोग तो कातिल थे जिन्होंने जानबूझकर किसी के घर की बेटियों की जान ले ली थी। और ये इतने बेशर्म थे कि उनके चेहरे पर आज तक कभी कोई शिकन तक नजर नहीं आई थी। इस रात से पर्दा उठने के बाद मेरे सामने और भी सवाल खड़े हो गए थे कि अगर मेरे जेठ में इस हद तक अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की जिद थी, तो फिर अब वो इतने शांत कैसे रह लेते हैं? इसका मतलब ये था कि जेठ शांत रहने का दिखावा कर रहा है, जबकि जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य होगा, क्योंकि जो आदमी पहले इस तरह का हो वो अचानक से अपनी सारी आदतों को तो छोड़ नहीं सकता। अगले दिन मेरा जब अपने पति से झगड़ा हुआ तो मैंने गुस्से में जेठ वाली बात उसके मुंह पर कह दी और उसके भाई को जानवर बोल दिया। तो इस बात से खिसियाकर मेरे पति ने मुझे बहुत मारा,
जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वैसे तो वो मुझे हर रोज़ ही खूब मारता था, लेकिन उस दिन उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। मेरे शरीर पर काफ़ी सारे चोट के निशान भी आ गए थे। मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई जिसे देखकर मेरी सास और जेठ भी घबरा गए कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए और मैं मर ना जाऊं। इसीलिए वो मुझे फौरन ही मेरा इलाज करवाने के लिए अस्पताल लेकर चले गए। फिर उन्होंने मेरे मामा मामी को ये बात बता दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द अस्पताल आ जाएं। वहाँ मुझे होश आया तो मेरे मामा ने मुझसे पूछा कि तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई थी। तुम्हारी सास मुझे बता रही थी कि उनके लाख मना करने के बावजूद भी तुम इतनी तेज बारिश में छत पर से कपड़े उठाने गई। जब तुम्हारी सास ने तुमसे कहा था कि कपड़े तो भीग ही चुके होंगे, बारिश बंद हो जाने के बाद उठा लाना, तो तुम्हें उनकी बात को मान लेना चाहिए था। अपने मामा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैंने नफरत भरी नज़र से सास की तरफ देखा तो मेरी सास ने मुझसे अपनी नज़रें चुरा ली। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे फिर से खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में मुझे चुप रहने के लिए कहा था ताकि मैं अपने मामा के सामने कोई बात ना कह दूं। मैं अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मेरी सास के दो रूप थे, एक वो जिसमें वो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और दूसरा वो जिसमें वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। अब मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। फिर मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया तो मैं अपने मामा के घर जाने की जिद करने लगी, लेकिन इस बात के लिए मेरी सास बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मेरे मामा मुझे अपने साथ लेकर ना जाएं, ताकि मैं उन लोगों की करतूत के बारे में अपने मामा को ना बता दूं। लेकिन फिर मेरी सास मेरी जिद के आगे मजबूर हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी। लेकिन वहां पहुंचकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही मेरी मामी तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई थी और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द ही वापस अपने ससुराल चली जाऊं। अपनी मामी का ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वहाँ मेरी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं था। किसी ने भी मुझे ये तक नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रह लूँगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। मामी तो हर वक्त मुझे कड़वी बातें सुनाती रहती थी। कुछ ही दिन बीते कि फिर मेरे मामा ने आकर मुझसे कहा कि तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल छोड़ आता हूँ। पता नहीं तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी कि थोड़ी सी चोट लगी है और जाकर अपने मामा के घर बैठ गई। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ससुराल वालों को शिकायत का मौका दिया जाए, इसीलिए अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मामा की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुख गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसलिए मैंने रो रो कर अपनी पूरी बात मामा को बता दी कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि मुझे पवन ने मारा था और वो तो हर रोज़ मुझे ऐसे ही पीटता था। वो हमेशा नशे में धुत रहता है। वो इंसान नहीं जानवर है। मेरी सास भी मुझ पर बहुत जुल्म करती है और मेरा जेठ मुझ पर हुक्म चलाता है, लेकिन कभी भी पवन ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मामा जी पर भी कोई खास असर नहीं हुआ था और ना ही उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ रहा था, बल्कि उन्होंने तो उल्टा मुझे समझा दिया कि बेटा, अब ये तुम्हारे घर की बात है। शादी के बाद तो लड़कियों को ये सब बर्दाश्त करना ही होता है। इतनी छोटी छोटी बातों पर तुम अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती। अब मैं समझ गई थी कि असल में इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। फिर मैं शाम तक ही अपने ससुराल वापस चली गई। मेरे ससुराल जाते ही मेरी सास ने मुझे देखकर ताने देने शुरू कर दिए। वो मुझसे कह रही थी कि बस 2 दिन तक ही रख पाए तुम्हारे मामा, वैसे तो बहुत बड़े पैसे वाले बनते हैं। 2 दिन मायके में रहने का शौक पूरा हो गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं फौरन अपने कमरे में चली गई। मेरी सास ने तो मेरे जख्मी होने का भी ख्याल नहीं किया था, बल्कि ऐसी हालत में भी वो मुझसे सारे घर का काम करवा रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद भगवान ने मुझे खुशी दी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं इस खबर से बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा और बच्चे की खातिर मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि मेरा पति भी बदल जाएगा।
वो अपनी जिम्मेदारियां समझेगा और ये लोग भी मेरी कदर करेंगे और मेरा पति मुझे मारेगा भी नहीं। मेरी सास को जब ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो भी बहुत खुश हुई थी, लेकिन एक दिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने अपनी सास और जेठ को कुछ बातें करते हुए सुना था। वो मेरे बारे में ही कुछ अजीब सी बात मेरे जेठ से कर रही थी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और ये सोचने लगी कि पता नहीं मेरी सास और जेठ मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कहीं मेरा जेठ मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। अब तो मैं ये सब सोचकर हर समय परेशान रहती थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक आदमी फिर से हमारे घर आया, तो मैं छुपकर अपनी सास और उस आदमी की बातें सुनने लगी थी, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर ये लोग ऐसा क्या काम करते हैं कि उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं और जेठ भी मेरी सास के साथ जाते हैं। वो आदमी मेरी सास से कहने लगा, जल्दी मेरे साथ चलो, मैंने एक और शिकार पकड़ लिया है और अब उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ गया है। तुम अपने बेटे से भी कह दो कि वो भी तैयार रहे। इस बार खूब फायदा होगा, क्योंकि इस बार बहुत ऊंची आसामी से वास्ता पड़ा है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा था कि ये लोग ज़रूर कोई गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सब सोचकर मेरा दिल दहल कर रह गया था। अब तो मुझे डिलीवरी के लिए आने वाली औरत को लेकर बहुत टेंशन होने लगी थी और साथ ही खुद को लेकर भी फिक्र हो रही थी। इसीलिए मैं छुपकर उन लोगों के पीछे चल पड़ी, ताकि मैं खुद जाकर देख सकूं कि ये लोग क्या काम करने वाले हैं और मेरा जेठ उन प्रेग्नेंट औरतों के साथ क्या करता है। जैसे ही मेरी सास और जेठ एक साथ घर से छुपकर निकले तो मैं भी उनका पीछा करने लगी। मुझे अभी पीछा करते हुए थोड़ी देर हुई थी कि मेरी सास ने न जाने कैसे मुझे देख लिया। शायद उन्हें भी मुझ पर शक हो गया था कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। वो तुरंत ही मेरे पास आई। मैं बुरी तरह से डर गई। वो मुझसे कहने लगी कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने उनकी बात सुनकर जल्दी से बहाना बनाया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं पास के ही मेडिकल स्टोर से दवा लेने जा रही थी। मैंने पहले सोचा कि मैं आपसे कह देती हूँ कि आप मुझे दवा लाकर दे दो। फिर मैंने सोचा कि आपको काम के लिए जाने में देरी हो जाएगी और वैसे भी मेडिकल स्टोर पास में ही है, इसलिए मैं खुद ही जाकर दवा लेने जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि फिलहाल तुम अभी घर जाओ, मैं वापस आकर तुम्हें दवा लाकर दूंगी और तुम्हारी तबीयत भी खुद से ठीक करूंगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वो मुझे धमकाने वाले अंदाज में कह रही थी। इसीलिए उनके घर आने से पहले मैं बहाना करके जल्दी सो गई। मेरी तबीयत आज सच में बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरी सास मुझे कुछ भी नहीं बोली और मैं उनके गुस्से से बच गई। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत पर था। पता नहीं उसके साथ मेरे जेठ ने और सास ने क्या किया होगा। मैं अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से मैं हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं और अगर ये लोग कोई जुल्म कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद मैं नाकाम हो रही थी, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि ये लोग डिलीवरी के लिए आखिर कहाँ पर जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं या किसी घर में। अब इस बात को 1 महीना हो चुका था। फिर एक दिन एक आदमी हमारे घर आया। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो मेरी सास से कह रहा था कि जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया है। तो मेरी सास ने कहा कि कहाँ चलूँ मैं तुम्हारे साथ? तो वो कहने लगा कि मेरे घर। उसकी बात सुनकर मेरी सास ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं डिलीवरी करने के लिए किसी के भी घर नहीं जाती हूँ, बल्कि लोग पेशेंट को मेरे पास लेकर आते हैं। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को अभी यहाँ लेकर आता हूँ। इस पर मेरी सास ने कहा कि यहाँ मत लाना, बल्कि मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम अपनी पत्नी को वहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है। फिर उस आदमी के साथ साथ मैंने भी वो एड्रेस याद कर लिया था और जल्दी से जाकर मैं अपने कमरे में लेट गई। थोड़ी देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना। सास की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। तो मेरी सास ने मुझे दवाई देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये दवाई खाकर सो जाना और आराम करना, खाना मत बनाना। मैं जब घर आऊँगी तो बाजार से खाना लेती आऊँगी।
मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिला दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस बार उन्हें मुझ पर शक ना हो और मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकूं। मेरी सास ने तुरंत ही जेठ को फ़ोन करके घर बुला लिया और फिर उन दोनों के जाने के 15 मिनट के बाद भी मैं भी उस एड्रेस पर पहुंच गई थी और वहां का नज़ारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहां पर उस औरत के साथ मेरा जेठ जो कुछ भी कर रहा था, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और ऐसे घिनौने काम में मेरी सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थी। वो बेचारी औरत तो इस वक्त बिल्कुल बेसुध सी थी। उसे तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसे ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है। अपने जेठ को ऐसा घिनौना काम करते हुए देखकर मुझे उससे सख्त नफरत होने लगी थी। उसे शर्म नहीं आ रही थी कि एक औरत जो पहले से ही पेट से है, वो उसके साथ ऐसा काम भला कैसे कर सकता है। और तो और मेरी सास इतना नीचे गिर गई थी कि वो अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसका इतने नीच काम में भी साथ दे रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे जेठ की पहली 3 पत्नियों की मौत आखिर क्यों हो गई थी, क्योंकि जेठ तो बिल्कुल जानवर इंसान था। ये सब कुछ अपनी आंखों से सामने देखकर मेरे होश उड़ गए थे और उसी वक्त मैं लड़खड़ा गई, जिससे आवाज़ हुई और मेरी सास ने एक बार फिर से मुझे देख लिया था। इस बार उन्होंने सीधा मुझे बालों से पकड़ा और मुझे मारने लग गई। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ गई थी, क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुला लिया था। मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे अब पूरा भरोसा था कि ये लोग ज़रूर कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। मैंने पुलिस वालों से कहा था कि इस एड्रेस पर कोई गैर कानूनी अस्पताल बना है जहाँ पर गलत काम किया जाता है, पर वो काम क्या था ये मुझे नहीं पता था। लेकिन इस जगह पर पहुँचने के बाद तो जो मामला मेरे सामने खुला था, उसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पुलिस ने आकर फौरन ही मेरी सास और जेठ को पकड़ लिया था। दरअसल मेरी सास प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी करती थी और उसी की आड़ में वो अपने बेटे के साथ मिलकर प्रेग्नेंट औरतों की किडनी निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा करती थी। मेरे जेठ को ये सब करने की बहुत बुरी लत थी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था ताकि वो अपनी सारी गंदी ख्वाहिशें पूरी कर सके। जैसे ही पुलिस उन लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगी, मेरी सास खुद को पुलिस से छुड़ाने लगी और इसी खींचातानी में उसने मुझे बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे मैं ज़मीन पर गिर गई। वो मुझ पर गुस्से में टूट पड़ी और चिल्लाने लगी कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं ज़मीन पर गिरी तो गिरते ही मुझे बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मैं बुरी तरह से तड़पने लग गई थी और फिर जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था। मेरी सास और जेठ को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। इसके बाद मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया था, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा जो अपनी पत्नी को इज्जत तक देना नहीं जानता हो। मैं वापस अपने मामा के घर लौट आई, जिससे मेरी मामी का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। लेकिन अब मैं इन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन भगवान ने मेरे लिए मदद के तौर पर मेरी सबसे अच्छी सहेली को वहां पर भेज दिया। उस वक्त वो शहर से वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए आई थी। उसे जब मेरे हालातों के बारे में पता चला तो मैंने अपनी पूरी कहानी रो रो कर उसे बता दी, जिसे सुनकर उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल भी फिक्र ना करूं। फिर वो मुझे अपने साथ शहर लेकर गई। वहाँ पर वो जहाँ पर नौकरी कर रही थी, वहीं उसने मुझे पार्ट टाइम में काम दिलवा दिया था और इसके साथ ही साथ मैंने नर्स का कोर्स करना भी शुरू कर दिया था। 2 साल बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मेरी एक बहुत ही बड़े अस्पताल में नौकरी लग गई थी, जहाँ मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया था। मेरी सहेली की अब शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही है। मैं भी अब सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी से मेरा विश्वास उठ चुका है और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं एक बार फिर से वो सब कुछ झेल सकूं। मेरी सहेली के एहसान ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है और मुझे एक नया आत्मविश्वास और खूबसूरत ज़िंदगी दी है। मैं चाहती हूँ कि हर घर की बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले, किसी का भी हाल मेरे जैसा ना हो। इसीलिए शादी जैसा बड़ा फैसला करने से पहले बहुत सोच समझ लें, क्योंकि इससे कई बार ज़िंदगी जन्नत भी बन जाती है और जहन्नुम भी।
तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।